अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ रहे हैं पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़। तो सबसे पहले ये देखना है कि पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ में होता क्या है। अब पेप्टिक का मतलब होता है स्टमक, अल्सर का मतलब होता है सोर, तो इसका मतलब है स्टमक के ज़ख़म, जो मैदे के ज़ख़म जिसे हम बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियल लेयर होता है या मिकोज़ा की जो एपिथेलियल लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो HCl होता है वो हमारी जो मिकोज़ा होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज करता है, इरोजन करता है, मतलब ख़राब करता है उसको, और उसकी वजह से परफोरेशन भी हो सकती है, पेनिट्रेशन भी हो सकती है। इसमें डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अब जो एपिथेलियम लेयर होता है उसका काम क्या होता है कि वो स्क्रीट कर रही होती है म्यूकस को, और म्यूकस HCl को साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन जब म्यूकस नहीं होगा, उधर म्यूकस की स्क्रीशन नहीं हो जाएगी, एपिथेलियम लेयर जो है वो डैमेज हो जाएगी, तो उसकी वजह से HCl फिर प्रॉब्लम करेगा, म्यूकोज़ा को डैमेज करेगा, हत्ता कि वो लैमिना प्रोप्रिया और आउटरमोस्ट लेयर जो मस्कुलर म्यूकोसा होता है और बाहर तक भी, मतलब बहुत ज़्यादा अगर डीप अल्सर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और अब जो गैस्ट्रिक और डिड्यूनल अल्सर में जो इनको मेन फ़र्क है, इसमें जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसमें क्या होता है कि म्यूकोज़ा की रेजिस्टेंस कमज़ोर हो जाती है, वो जल्दी डैमेज हो जाती है। और उसके बाद जो डिड्यूनल अल्सर है इसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा एसिड की प्रोडक्शन होगी, जो मेन फ़र्क है पैथोफिजियोलॉजी में। अब जो गैस्ट्रिक अल्सर है ये इसमें क्या होता है कि ये अगर ज़्यादा डीप जाएंगे तो गैस्ट्रिक जो है स्प्लेनिक आर्टरी उसको भी डैमेज कर सकते हैं। और जो गैस्ट्रिक अल्सर है ये मोस्टली कहाँ होता है, ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक में होता है, मतलब इधर जो ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक होता है, ज़्यादा चांसेस इसके इधर होने के होते हैं। लेकिन वैसे तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इधर हो सकते हैं इसके जो चांसेस हैं। तो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को भी ये इरोजन अगर ज़्यादा होगी तो उधर तक भी ये जा सकता है और ये डैमेज कर सकता है उसको भी, उसकी वजह से फिर शॉक भी हो सकता है, हज़ा के हैमरेज होगा और शॉक होगा। और जो दूसरे नंबर पे है हमारे पास है डिड्यूनल अल्सर। अब डिड्यूनल अल्सर में क्या होता है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद होता है, इधर ज़्यादा चांसेस इसके इधर होते हैं, वैसे तो कहीं भी हो सकता है। वैसे मोस्ट कॉमन जो पेप्टिक अल्सर है वो डिड्यूनम का है, जो मोस्ट कॉमन है। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो इसका है गैस्ट्रिक अल्सर जो स्टमक का है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो साइट है इसकी अल्सर की, पेप्टिक अल्सर की, वो डिड्यूनम ही है, और वो इधर पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद होता है, जो मोस्ट कॉमन है। और इसमें और भी होता है, इधर डिड्यूनम में ना बर्नर ग्लैंड होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, सिक्रीट कर रहे होते हैं म्यूकस को। ल्यूमन में ना अगर बर्नर ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होगी तो वो उसकी वजह से भी ये हो सकता है, डिड्यूनल अल्सर हो सकता है। और अगर इसकी इरोजन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मतलब डिड्यूनल अल्सर की, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि गैस्ट्रोडिड्यूनल आर्टरी तक भी जा सकते हैं और उसकी वजह से हैमरेज, हेमेटोमेसिस हो सकते हैं, ब्लड मतलब वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है, ठीक है। तो जब ये अल्सर, ये वाला डिड्यूनम का अल्सर जो होगा, ये जब हील हो रहा होगा तो उसकी वजह से इधर फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, क्योंकि इधर अगर फाइब्रोसिस होगी तो इधर स्कार बनता जाएगा और ये फुल ब्लॉक हो जाएगा। उसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट हैं वो इसमें डिड्यूनम में नहीं जा सकेंगे, स्टमक में रहेंगे, तो इस वजह से आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ये किसी कॉम्प्लिकेशन भी है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की, तो वो हम बाद में देखते हैं। इन वजह से होता है, सबसे जो इसकी मोस्ट कॉमन काज है वो है H. पाइलोरी बैक्टीरिया, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, अगर डिड्यूनल अल्सर होगा तो 80 to 90% इसकी वजह से होगा, गैस्ट्रिक अल्सर होगा तो 70 to 80% इसकी वजह से होता है। अब ये क्या करता है कि इसमें प्रोटीएसिस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि ये डैमेज करता है ग्लाइकोप्रोटीन लेयर को। जब ग्लाइकोप्रोटीन लेयर हमारी डैमेज हो जाएगी, उधर म्यूकस नहीं होगा, तो HCl क्या करेगा, HCl फर्दर वर्सनिंग करेगा उस एरिया की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब करेगा। कोई म्यूकस नहीं होगा तो फिर ये क्या होगा कि न्यूट्रलाइज़ नहीं होगा एसिड हमारा। जब एसिड हमारा न्यूट्रलाइज़ नहीं होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया को डैमेज करेगा और बहुत ज़्यादा आगे उसकी इरोजन हो जाएगी, डीप अल्सर होता जाएगा और फिर बाद में परफोरेशन भी हो सकती है। और उसके बाद जो दूसरी काज है वो NSAID है। अब NSAIड्स में क्या होता है, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें आइबुप्रोफेन है और भी बहुत सारी ड्रग्स हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये इनहिबिट करता है साइक्लोऑक्सीजनेज जो एंजाइम है उसको, और वो क्या करता है, उसमें क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन काम क्या होता है कि ये सिक्रीटेड होता है, स्टमक में भी होता है, डिड्यूनल में, दोनों में होता है, और ये स्टिमुलेट कर रहा है म्यूकस को और बाइकार्बोनेट आयंस को। अब जब स्टिमुलेट म्यूकस भी नहीं होगा और बाइकार्बोनेट भी नहीं होगा तो क्या होगा कि अब इधर बाइकार्बोनेट की मतलब अमाउंट कम हो जाएगी, सिक्रीशन कम हो जाएगी, तो HCl बढ़ जाएगा, ठीक है। जब HCl बढ़ जाएगा तो वो अल्सर क्रिएट करेगा। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन वाइज डायलेटर भी है,
ठीक है। और ये इनहिबिट करता है एसिड प्रोडक्शन को भी, मतलब जो है प्रोस्टाग्लैंडिन ये उसको भी इनहिबिट करता है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा, उसकी सिक्रीशन कम होगी, तो ऑटोमेटिकली जो HCl है उसकी सिक्रीशन बढ़ जाएगी, मतलब उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। उसके बाद है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इसकी वजह नहीं होती। ये क्या करते हैं, मतलब ये डायरेक्ट काज नहीं करते पेप्टिक अल्सर, ये उसको प्रोसेस को डिले करते हैं। मतलब पेप्टिक अल्सर हो गया, जख्म बन गया, तो ये उसके जो हीलिंग प्रोसेस है उसको डिले करेंगे। स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से HCl बढ़ सकता है, HCl की प्रोडक्शन बढ़ती है, तो उसकी वजह से अल्सर हो सकता है। उसके बाद है जुलिंगर एलिसन सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, मतलब इसमें ट्यूमर गैस्ट्रिनोम होता है और एंडोक्राइन ट्यूमर इन डिड्यूनल वाल में होता है या पैंक्रियाज में। तो ये अब नॉर्मल गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन सिक्रीशन कराता है गैस्ट्रिन की, और गैस्ट्रिन क्या करता है, पाराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है, और पाराइटल सेल क्या करते हैं, आगे से HCl को रिलीज़ करते हैं। तो ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है पाराइटल सेल्स को, पाराइटल सेल रिलीज़ कराते हैं HCl, तो इससे भी HCl की प्रोडक्शन बढ़ सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ये इतना मतलब ज़्यादा नहीं है, कॉमन नहीं है। और उसके बाद है साइट्स, जो मोस्ट कॉमन साइट है वो तो डिड्यूनम है, और दूसरी जो है वो स्टमक है, जो मोस्ट कॉमन साइट है, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक है। और उसके बाद है माइकल डायवर्टिकुलम। ये क्या होता है कि ये एक कंजेनिटल डिफेक्ट है JIT का, और ये जो लोअर पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उधर एक मतलब आउट पोचिंग कर लें या बल्ज होता है, तो ये बहुत रेयर है माइकल डायवर्टिकुलम, और ये बच्चों में होता है, मतलब कंजेनिटल होता है, ये एक्वायर्ड नहीं है, ये बाद में नहीं होता। उसके बाद एसोफेगस में भी हो सकता है पेप्टिक अल्सर, लेकिन इधर रेयर होता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो ड्यूडेनम है, सेकंड मोस्ट कॉमन जो है वो स्टमक है। उसके बाद है इसकी कॉम्प्लिकेशंस, के इनकी वजह से अगर हो गया तो कौन कौन सी मैलिग्नेंसी हो सकती है। गैस्ट्रिक अल्सर में जो होता है मोस्ट चांस होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं, लेकिन ड्यूडेनल अल्सर में बहुत कम होता है। लेकिन ये उस मैलिग्नेंसी जो होगी ये गैस्ट्रिक अल्सर में होती है, लेकिन उसमें नहीं होती, नॉर्मल इसमें ड्यूडेनल अल्सर में नहीं होती। उसके बाद है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है ये भी ड्यूडेनल अल्सर की ही कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद, तो उसकी वजह से उधर स्टेनोसिस हो सकती है। उसके बाद परफोरेशन तो हो सकती है, ये दोनों में हो सकती है, ये जिसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो अगर डीप अल्सर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीजन होगी, तो उसमें परफोरेशन होगी, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, और भी इसकी काफ़ी सारी रीज़न हो सकती हैं। और ब्लीडिंग तो होगी, जितने भी अल्सर है उनमें ऑलमोस्ट ब्लीडिंग होती है। और अनीमिया, जब ब्लीडिंग होगी तो अनीमिया भी होगा, साफ ज़ाहिर है, ब्लड लॉस होगा। तो उसके बाद है पेनिट्रेशन भी हो सकती है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ये भी ड्यूडेनल अल्सर में है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया। उसके बाद हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं वो क्या होगा। इसमें जो मेन होता है कि जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसमें खाने के आधे घंटे बाद दर्द होता है, और एपीगैस्ट्रिक पेन होता है, बर्निंग एपीगैस्ट्रिक पेन होता है। और जो ड्यूडेनल अल्सर है उसमें खाने के 2 घंटे बाद पेन स्टार्ट होगा, जिसमें मेन होता है कि एक में खाने के बाद होता है, मतलब आधे घंटे बाद कर लें, एक में 2 घंटे बाद स्टार्ट होता है। और जो ड्यूडेनल अल्सर होता है, अगर इसमें जब आप खाना खाएंगे तो इसमें पेन जो होती है वो कम हो जाती है। और जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है उसमें जब आप खाना खाते हैं तो उसमें पेन ज़्यादा हो जाती है। तो ये इन दोनों में मेजर फ़र्क है, एक में खाना जब आप खाएंगे तो दर्द होगा, एक में जब आप खाना खाएंगे तो दर्द कम हो जाएगा, एक में बढ़ जाएगा, एक में कम हो जाएगा। तो ये इसकी जो मेन काज है। वैसे नोज़िया वॉमिटिंग ये इसके एसोसिएटेड फीचर्स हैं। और ड्यूडेनल अल्सर में अगर वॉमिटिंग होगी, मतलब तो उसमें क्या होगा कि वॉमिटिंग, अगर ड्यूडेनल अल्सर है आपको और अगर वॉमिटिंग होती है तो उससे जो पेन है वो बढ़ जाएगा। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है या स्टमक अल्सर है तो उसमें अब पेन कम हो जाएगी वॉमिटिंग के बाद। और मेलिना जो है, मेलिना किसे बोलते हैं कि ये ब्लैकिश स्टूल होते हैं, अपर GIT ब्लीड की वजह से होते हैं। और हेमेटोमेसिस, ये ब्लड इन वॉमिटिंग, ये भी हो सकती हैं इसकी मेन काज। तो इसमें जो मेन होता है कि जब आप खाना खाएंगे तो उसको, अगर उस वक्त आपको दर्द हो रहा है तो वो गैस्ट्रिक अल्सर है। अगर आप खाना खाते हैं और आपका दर्द कम हो रहा है तो ये ड्यूडेनल अल्सर है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है क्लिनिकल फीचर में। बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन होता है। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में आपने कैसे इसको डायग्नोज करना है कि ये पेप्टिक अल्सर है या नहीं। सबसे पहले तो CBC करवाएंगे और उसमें HB कम आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे अल्सर में ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से एनीमिया से हो सकता है, तो HB कम होगा। उसके बाद है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर H. pylori। H. pylori को डिटेक्ट करने के लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है स्क्रीनिंग के लिए। ये सिर्फ
एच पायलोरी जो बैक्टीरिया उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, ना कि सारे मतलब दूसरे के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो पेप्टिक अल्सर के लिए वो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी है। ज़रूरी नहीं है कि एक अल्सर हुआ है तो उसमें एच पायलोरी भी हो, समटाइम एच पायलोरी नहीं भी होता तो उसकी और काजेज़ भी की वजह से मतलब ये नहीं है कि 100% एच पायलोरी होगा तो आपको पेप्टिक अल्सर होगा, उसके बगैर भी हो सकता है। ये तो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एच पायलोरी बैक्टीरिया के लिए, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। उसके बाद स्टूल टेस्ट भी, इससे भी एच पायलोरी डिटेक्ट हो सकता है। रैपिड यूरेज टेस्ट जो है इससे भी एच पायलोरी डिटेक्ट हो सकता है। जो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी है ये सबसे बेस्ट है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इसका पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी यही है। तो इसमें जो होता है क्या कहते हैं एंडोस्कोप डाली जाती है, तो इसमें उसकी बायोप्सी लेके भी मतलब इसमें सबसे बेस्ट ये टेस्ट है। इसमें उसकी बायोप्सी भी ली जा सकती है और हम कैमरे से अल्सर देख भी सकते हैं, तो ये इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि उसे अल्सर है या नहीं है। उसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने कहना है कि आपने स्पाइसी फूड नहीं खानी और मिल्क या योगर्ट वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, फैटी फूड भी नहीं खानी। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अल्कोहल नहीं मतलब यूज़ करनी, स्मोकिंग है तो वो भी नहीं करनी क्योंकि उससे एसिड की प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ये आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं पीपीआईज़, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये 2 हफ्तों के लिए लेने होते हैं। इसमें आपके लैंसोप्राज़ोल है, ओमिप्राज़ोल है, बहुत ज़्यादा है इसके अंदर मेडिसिन। तो उसके क्योंकि ये एसिड की प्रोडक्शन को कम करेंगी। उसके बाद है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये भी एसिड की प्रोडक्शन कम करते हैं, ये 6 हफ्तों के लिए रिकमेंडेड होते हैं। उसके बाद इरेडिकेशन थेरापी एच पायलोरी के लिए। अब इसमें एंटीबायोटिक हम देंगे, कुछ एच पायलोरी बैक्टीरिया है तो इसको हम ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, और इसका जो मतलब कम्बिनेशन होता है, ज़्यादा मोस्ट फेमस कम्बिनेशन जो है, जो मोर देन 90% आलमोस्ट पेशेंट्स इससे रिकवर हो जाते हैं, वो होता है पीपीआईज़, साथ में अमोक्सिलिन प्लस क्लिथ्रोमाइसिन। ये दिया एंटीबायोटिक्स उसमें 14 दिन के लिए दी जाती हैं, और जो पीपीआईज़ होती हैं ये 4 से 8 हफ्ते के लिए दी जाती हैं। तो इससे जो होता है ये मतलब 90% आलमोस्ट पेशेंट जो होते हैं रिकवर हो जाते हैं, मतलब ये इफ़ेक्टिव है। अगर वो नहीं हो रहा, मतलब पहला जो कम्बिनेशन है अमोक्सिलिन और क्लिथ्रोमाइसिन और पीपीआईज़ का, तो उसके बाद हम देते हैं मेट्रोनिडाज़ोल, पीपीआईज़ और टेट्रासाइक्लिन। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर हम उसके बाद देते हैं पीपीआईज़ प्लस मेट्रोनिडाज़ोल प्लस टेट्रासाइक्लिन प्लस बिस्मिथ सब सैलिसाइक्लेट। तो उससे क्या हो जाता है कि अगर सिम्टम परसिस्ट कर रहे हो तब हम बिस्मिथ को ऐड करते हैं, वैसे नॉर्मल रूटीन में नहीं ऐड करते। तो ये होगी एंटीबायोटिक्स, मतलब मेडिकल थेरापी जो हो गई। उसके बाद आ जाती है सर्जरी। अब मिसाल के तौर पर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, जैसे परफोरेशन हो गई है, ब्लीडिंग वगैरह, और मतलब बंदा ठीक नहीं हो रहा इन मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑलमोस्ट वैसे 90% इसमें ठीक हो जाता है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड अल्सर होगा तो उसमें नहीं, ये ठीक नहीं होता, तो उसमें फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी में क्या हो जाता है, ओपन सर्जरी भी होती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है, इंसिजन भी दे सकते हैं आप। और इसमें जो होता है अगर स्टमक में मसला आ गया है, जैसे कि ड्यूडेनल अल्सर है, तो उसमें पाइलोरिक वाला जो है पार्ट, ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको निकाल देंगे, और फिर गैस्ट्रोजीजोनोस्टमी उसमें करते हैं। और अगर मतलब स्टमक का कोई पार्ट है तो स्टमक को समटाइम पूरे स्टमक को निकाल देते हैं, कभी आधे पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी भी होती है और फुल मतलब गैस्ट्रेक्टमी भी होती है, तो उसमें उसको निकाल के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या जो ड्यूडेनम होता है उसके साथ मिला देते हैं। तो लेकिन रेयर होती है, इसमें सर्जरी मतलब इतनी कॉमन नहीं है, तो रेयर होती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है वैसे मेडिकल ट्रीटमेंट से हो जाती है, तो लेकिन बहुत रेयर में सर्जरी की जाती है। अगर करेंगे भी सही तो उसे बिलरोथ पार्शियल मतलब इसमें बिलरोथ 1 पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी है, बिलरोथ 2 गैस्ट्रेक्टमी है, बिलरोथ मतलब ये इस तरह की बहुत सारी सर्जरीज की सकते हैं, लेकिन बहुत कम होता है, तो इसीलिए मैंने इतना उस पर फोकस नहीं किया क्योंकि वो इतने नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर्जरी हो सकती है इसके अंदर, लेकिन बहुत कम होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पेप्टिक अल्सर।